अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन और मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात को रखकर यहाँ से एक और इंतखाबी जलसे में जाऊँगा और मेरे जाने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला ये जलसा, इंतखाबी जलसा जारी रहेगा। आप तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि 13 मई के दिन पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए और ये पार्लिमानी इंतखाबात हिंदुस्तान की तारीख़ में शायद ही इतना अहम पार्लिमानी इंतखाबात हुए होंगे, क्योंकि याद रखिए इस इंतखाबात के बाद ये इंतखाबात इस बात को तय करेगा कि हमारा वतन अज़ीज़ किस राह पर बरसों चलेगा, या वो राह उस राह पर चलेगा जिस राह का इंतखाब हमारे बुज़ुर्गों ने जब आज़ादी मुल्क को हासिल हुई थी उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि ये मुल्क उस राह पर चलेगा जिसमें तमाम कमज़ोरों को साथ लेकर, उनको बाख्तियार बनाकर, उनके हुकूक़ देकर और उनकी नुमाइंदगी को बरक़रार रखकर मुल्क को सब लोग इज्तिमाई तौर पर लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर हम ये देख लेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल सही नहीं होगा तो फिर ये मुल्क उस राह पर चला जाएगा जहाँ से फिर उसकी वापसी कभी नहीं मुमकिन नहीं हो सकेगी। याद रखिए, मैं ये अल्फाज आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हकीकत को सामने रखकर और मुल्क के मौजूदा हालात को सामने रखकर मैं आपसे ये बात को रख रहा हूँ। 13 मई के दिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बताया गया कि जो ये प्रोग्राम बनाकर बैठे हैं कि हम उस दिन फार्म हाउस को चले जाएंगे। मैं उनसे कहूँगा कि आपको अगर फार्म हाउस को जाना है, फार्म हाउस बुक करा कर दावत करना है तो आप 14 तारीख़ को जाइए, मगर अगर 13 को आप जाएंगे तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप मुल्क के हालात से आपको कोई फ़िक्र नहीं है। बाज़ हज़रात मुझसे कह रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी मुहिम का अख्ताम 11 मई को शाम में 5 बजे होगा, वो हफ्ते का दिन होगा, 12 इतवार का दिन है और 13 तारीख़ जो हक़ रायदही का दिन है वो पीर का दिन है। तो बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि 3 दिन की लंबी छुट्टी मनाएंगे। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई गर्मी बहुत है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, यकीनन ये मौसम गर्मा का है और ये गर्मी, इस मौसम की ये मौसमी गर्मी इंशाअल्लाह एक 8-10 दिन के अंदर जब बारिश शुरू हो जाएगी या फिर जून में बारिश शुरू होगी तो यकीनन गर्मी में कमी आएगी। मगर याद रखिए, अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्ती की गर्मी है, जिससे बुलडोज़र के ज़रिए घरों को तोड़ दिया जा रहा है, हमारे वतन अज़ीज़ में जो नफ़रत की गर्मी है, अगर आप उसका ख़ात्मा एक ही तरीक़े से कर सकते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ 40-45 मिनट की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर याद रखिए आने वाले 5 साल में जो नफ़रत की आंधी उठेगी, जो आग लगा दिया जाएगा। वैसे आज इस मुल्क में नफ़रत तो फैला दी गई है, मगर उस गर्मी का ख़ात्मा हम कैसे करेंगे, उस गर्मी का, फ़िरक़ा परस्ती की गर्मी का मुकाबला कैसे करेंगे? वो एक ही तरीक़े से हो सकता है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का 13 तारीख़ को इस्तेमाल करें। अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे वोट के इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो जाएगी, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो जाएगी। मगर क्या आप ये चाहेंगे
कि आपका हक़ उसमें ना हो, आपका रोल उसमें ना हो, और अगर आप एक भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे तो आप एक पैगाम देंगे, और सबसे बड़ा पैगाम ये होगा कि हमने नफ़रत को ठुकराया, हमने फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त दी। जो लोग सरज़मीन हैदराबाद में, तेलंगाना में फ़साद और नफ़रत को फैलाना चाहते हैं, हम अपने वोट की ताकत से उनको मुस्तरद करेंगे। और अगर इसके बावजूद भी कोई लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालना पसंद करते, तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि क्या आप पसंद करेंगे कि कल अगर बिल्किस बानो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्या तुम उससे नज़रें मिला सकोगे? जिस बच्ची की अस्मत रेज़ी की गई, जिसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसकी माँ और रिश्तेदारों की अस्मत रेज़ी कर कर उसको मार दिया गया, यही मोदी की हुकूमत ने उन तमाम क़ातिलीन को रेमिशन पर रिहा कर दिया। क्या तुम्हारे और हमारे दिलों में इस बच्ची ने जो इंसाफ की लड़ाई 20 साल से लड़ रही है, 22 साल से, अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक पैगाम नहीं देंगे नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कि आपने क़ातिलों को छोड़ा, आपने एक बच्ची की अस्मत रेज़ी करने वालों को छोड़ा, आपने मासूम बच्ची का कत्ल करने वालों को छोड़ा। याद रखो, सिर्फ निजी महफिलों में बैठकर किसी को गाली देकर या फिर उनको कोस कर ये उससे हल होने वाला नहीं है। वोट का इस्तेमाल करो और पैगाम दो। CAA NPR NRC का कानून हमारे सामने है। अगर कल ये बीजेपी की हुकूमत खुदा ना खास्ता दोबारा आती है और NPR NRC इनके झंडे में शामिल है, तो बताओ NPR NRC को हम कैसे रोक सकेंगे? क्या हम सिर्फ जज्बाती नारों से रोक सकेंगे? नहीं मेरे भाई, ये वक्त है कि इस इलेक्शन में 13 तारीख के दिन, बल्कि जितने फेजेस में इलेक्शन है, आप बड़ी तादाद में निकल कर इस कानून को ये बताइए कि हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया जो मुस्लिम ख़वातीन से और नाइंसाफ़ी करता है। इस कानून के ख़िलाफ़ आपको एक बेहतरीन मौका आया है कि आप इसके ख़िलाफ़ वोट दें। फिर आप देख रहे हैं कि वतन अज़ीज़ में हमारे वज़ीर आज़म जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि रोड चलता हुआ छोटा मोटा लीडर भी उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता होगा। जो वज़ीर आज़म की ज़बान से आपने सुन लिया कि कभी जिहादी कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि ये घुसपैठी हैं, तो कभी हमारे मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक़ से कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। ये इस्लामोफोबिया की ज़बान मुल्क के वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं, नफ़रत की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात मज़हब की बुनियाद पर दिया गया, हम उसको छीन लेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वोट को इस्तेमाल करो। याद रखो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गुजरात में एक बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर है, मरकज़ी वज़ीर है, उनका नाम रूपाला है। रूपाला ने अपनी तकरीर में गुजरात के ठाकुरों के बारे में, गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी, तो गुजरात के ठाकुरों ने यह फैसला कर लिया कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर वो फैलते फैलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक पहुंच चुकी है, और इन तीनों रियासतों के राजपूत कह रहे हैं कि बीजेपी का एक मिनिस्टर हमारी कम्युनिटी को गाली देकर हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाया है। क्या हम राजपूतों से कम हैं? बताओ आप। अगर राजपूत हमको बता रहे हैं कि अगर उनको कोई गाली देगा, उनको कोई बकवास उनके बारे में करेगा, तो बीजेपी से मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बल्कि मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म अगर हमको घुसपैठी कह रहा है और हमारी बहनों को, बेटियों को बदनाम कर रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। यही मोदी हुकूमत का डेटा बताता है कि मुस्लिम ख़वातीन का TFR रेट गिरा है, और फिर मोदी कहते हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, हम किसी के गले का उतरा हुआ जेवर नहीं पहनते,
हमारी हमें गयूर लोग हैं, हम किसी के गलों से छीन कर अपने घर में चिराग नहीं जलाते। यकीनन तुम्हारी हुकूमत हमसे नाइंसाफ़ी कर रही है, मगर नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि इनके 5 साला दौरे इख्तिदार में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के आदादो शुमार डेटा बताते हैं कि 5 साल में इस वतन अजीज़ की ख़वातीन ने 1 लाख करोड़ का सोना बैंकों में गिरवी रखा कर पैसे उस पर लिए, लोन लिया है गिरवी रखा कर। बताओ नरेंद्र मोदी, आपको महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों आप झूठ बोलते हैं मैं नारी शक्ति 33% तहफ़्फ़ुज़ात दे दिया? मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी ज़दार माँ और बहनों, आप जानते हैं अगर एक औरत, एक खातून अगर अपना सोना गिरवी रखाती है, उसके लिए सबसे तकलीफ दे बात होती है, क्योंकि उसके पास जो छोटा मोटा सोना होता है, जेवर होता है, वो सबसे पहले उसकी दादी का या उसकी माँ का कोई एक हिस्सा होता है, उसमें उसके जज्बात जुड़े होते हैं। क्यों सोना रखाते गरीब ख़वातीन? इसलिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, बेटी की शादी है, बेटे की कॉलेज की फ़ीस देना है, और ये हुकूमत सब जानते हुए भी उन ख़वातीन के लिए कुछ नहीं करती। और नरेंद्र मोदी एक झूठ बोलते हैं कि मुल्क में मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, कभी भी मुस्लिम वोट बैंक इस मुल्क में था ना है ना कभी रहेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी के पास एक बैंक है जिससे मोदी ने 6000 करोड़ का लोन अपने चाहने वालों को दिलाया। बताओ भारत के लोगों, चाहे तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास के हो, अगर तुमको 15 लाख के लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते तो 15 लाख के लोन के लिए 30 से 35 मरतबा बैंक के चक्कर मारना पड़ता। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो बैंक उसको लोन दे देता, मगर वजीर आजम 5 साल में 6000 करोड़ का लोन अपने चाहने वालों को दिलाकर बात कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है, जिहादी है। बताओ मोदी, जिहादी कौन है? नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ जिहादी कौन है? तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो बताओ जिहादी कौन है? मगर इशारा किसकी तरफ है? भारत की सबसे बड़ी अक़लियत की तरफ इशारा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी इज्जत नफ्स को सामने रखकर, अपनी हमियत को सामने रखकर मुत्तहिदा तौर पर ना सिर्फ 13 तारीख बल्कि अब जो कोई भी पार्लियामेंट के इलेक्शन की हक़ राय दही का दिन आएगा, आप अपना वोट बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करिए। और अगर आज भी आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना वोट नहीं दूंगा, भाई मजलिस जीतेगी, मैं छुट्टी मनाऊंगा, तो क्या तुमने नहीं देखा कि यही बीजेपी के उम्मीदवार ने एक इबादतगाह मस्जिद की तरफ इशारा करके तीर फेंकने का इशारा किया? क्या तुम में वो भी हमियत नहीं है? क्या आज तुम्हारे दिलों में गीरत जिंदा है नहीं है? बताओ कि कुदरत तुमको पुकार पुकार कर कह रही है, देखो इनकी जबान से सुनो ये क्या करना चाहते हैं, इनके इशारों हरकतों को देखो वो क्या करना चाहते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि कोई कान में आकर तुमसे कहे कि मैं अल्लाह हूं? क्या तुम चाहते हो कि कोई कान में आकर तुमसे कहे कि उठो, बर्बादी का दिन आने वाला है? मेरे भाई, अक्लमंद वो है जो मुखालिफिन की हरकतों को देखकर उठ जाए और बेदार हो जाए। अगर आज आप बेदार नहीं होंगे तो कब होगे? क्या सुबह क़यामत के दिन तुम बेदार होगे? अगर एहसास है जिंदगी का सबूत देना है तो एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। इस शहर को बचा लो, इस रियासत को बचा लो, हमारे वतन अजीज को बचा लो, वरना याद रखो ऐसे ऐसे काम होंगे। ये जो रात जो आज अंधेरी है, कहीं खुदा ना खास्ता ये अंधेरा और इजाफा ना हो जाए। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको हकीकत बता रहा हूं। ये बार बार बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। कहे का विकास कर रहे हैं? कहाँ गया नरेंद्र मोदी का चंद्रयान 3, G20, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, 5 ट्रिलियन इकॉनमी? सब बकवास है। असली और एजेंडा उनका एक ही है
कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी दिखे उसको रजाकार बोल दो, उसकी दाढ़ी को गाली दो, उसकी टोपी को खतरा करार दो, उसके कपड़ों को खतरा करार दो। मेरे भाई, ये वक्त मुत्तहदा तौर पर अपने वोट को इस्तेमाल करने का है। और अगर कोई आकर कोई और बात कहता है तो आप उनसे कहिए कि तू हमारा दोस्त नहीं है, तू बीजेपी का एजेंट बनकर हमारी सफ़ों में आकर निफाक की कैफियत पैदा करना चाहता है। 10 साल में बताओ हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कहीं उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि मेट्रो का काम के लिए पैसे दो, लेटरें लिखे, कोई नहीं दिए। आज आकर अमित शाह बोलते हैं हैदराबाद में यहीं पर लाल दरवाजे में जलसा हुआ और बड़े खुश नजर आ रहे थे बड़ी पब्लिक को देकर। अमित शाह साहब, जितने लोग आपके जलसे में आए, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि हम यहाँ परसों वहाँ पर सांचक मंजे की दावत है तो उससे ज़्यादा लोग जमा हो जाते वहाँ पर। आप पब्लिक को जमा करके कहाँ से पकड़ के लाए। और वहाँ पर अमित शाह बोल रहे हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा हैदराबाद में। अरे तुम्हारे को होम मिनिस्टर कौन बनाया पाशा? आप होम मिनिस्टर हैं, आपको तारीख नहीं मालूम। तुमने ये जुमला कहकर सरदार पटेल की तौहीन कर दी। तुमने जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार हैं और रहेंगे वो तुम्हारे और मोदी की आंख में आंख डालकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे भारत के संविधान के दायरे में रहकर। तो वफादारों को खत्म नहीं किया जा सकता, वफादारों को हराया नहीं जा सकता। हाँ, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस मुल्क से गद्दारी कर रहे थे, ये वफादार उन गद्दारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम तो वो हैं। इसी हैदराबाद से मौलवी इस्माइल सबसे पहले उनको काला पानी की सजा दी गई थी, मगर मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने माफीनामा नहीं लिखा। अमित शाह आपके हीरो 6 लव लेटर लिखे अंग्रेजों को। हम फांसी के फंदे को कबूल करना पसंद किए, अंग्रेजों के सामने न माफी मांगे न उनके सामने सर झुकाया। सुनो मोदी, तुम 17 करोड़ भारत के अल्पसंख्यक समाज को घुसपैठी कहते हो, तो तुम कभी मुरादाबाद जाओ मोदी, और जाकर पूछो कि मौलाना काफी कौन थे। मौलाना काफी वो थे, मुरादाबाद के मुफ्ती थे। अंग्रेजों ने गरम गरम इस्तरी से उनके जिस्म पर तकलीफ देते थे। मौलाना काफी वो थे कि जब फांसी के फंदे पर अंग्रेज उनको लेकर जा रहे थे तो मौलाना काफी की जबान पर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है। और तुम लोग जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बड़ा कहते हो, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना मिलकर हुकूमत बनाते हैं। और अमित शाह आकर यहाँ पर बोलते रजाकार। अरे रजाकार नहीं है, ये हैदराबाद की सरजमीन है। यहाँ पर हम सब मिलकर रहते हैं। पिछले 18-19 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कोई फसाद नहीं हुआ, ना हम फसाद करने की किसी को इजाजत देंगे। रोको मोदी तुम्हारे कैंडिडेट को। तीर मस्जिद पर फेंकने की कोशिश नहीं थी, तीर हैदराबाद के अमन को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन मजलिस को और भी काम करवाना है। आपने देखा कि हमने चीफ मिनिस्टर को बुलाकर वो जो महात्मा गांधी बस डिपो से फलकनुमा की मेट्रो का काम था उसकी मंजूरी दिलवाई, उसका संगे बुनियाद रखा। इंशाअल्लाह ताला वो एक जो हिस्सा बचा हुआ है उसका काम शुरू होगा। आपने देखा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने जो एयरपोर्ट की नागोल से मेट्रो की लाइन आएगी, हैदराबाद के पार्लियामेंट के हल्के में उसके 3 स्टेशन बनेंगे। एक होगा ओवैसी हॉस्पिटल के पास, दूसरा होगा हाफिज बाबा नगर, तीसरा होगा चंद्रायन गुट्टे के पास, जो यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट को जाएगी। तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये रोड वाइडनिंग का काम भी हुआ और भी रोड वाइडनिंग के काम
ज़ेर दौरान है। इंशाअल्लाह ताला उन कामों को भी तेज़ी से पूरा किया जाएगा। ये बार बार पूछते मजलिस क्या करी? अरे दीवानों, यहाँ से 5 कदम के फासले पर हुसैन अलीम इंटर और जूनियर डिग्री कॉलेज है, जाकर देखो। उस कैंपस को बनाने वाले का नाम क्या है तुम पूछ लो। वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में हमारी बेटियाँ जूनियर और डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। जाओ फलकनुमा के कैंपस को देखो, जाओ जाकर किले गोलकुंडा में जो बड़ा कैंपस बनाया गया डिग्री और जूनियर कॉलेज का, टेमरिस के स्कूल खोले गए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़मीन पर काम कर रही है और हर साल मजलिस की तरफ से हैदराबाद के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूलों में 15,000 बच्चों को स्कूल के बैग्स दिए जाते हैं। उसमें लॉन्ग बुक होती है, कंपास बॉक्स होता है, 10वीं जमात की इम्तिहान की फ़ीस दी जाती है और जो बच्चा और बच्ची 10वीं जमात में उनका GPA 6 के ऊपर होता है, उनको कैश अवार्ड दिया जाता है। मजलिस ये काम करती है और ये बीजेपी की उम्मीदवार। बताओ अमित शाह, क्या इसका दवाखाना कोविड के दौरान 8-10 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था? 10 दिन, 8 या 10 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ये लोग कोविड के पेशेंटों को लोच लोच कर खा रहे थे, लूट कर खा रहे थे। और आज आकर बड़ा ज्ञान दे रहे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, और बार बार बोल रहे पतंग को ऐसा काट देंगे। अरे याद रखो, पतंग हम भी पिलाते हैं और जब दूसरे की पतंग काटते हैं ना, तो या तो ढील से काटते हैं या खींच के काट के। एक तीसरा तरीका भी है अमित शाह हमारे पास, अत्ते मार लेते, हम दूसरे की पतंग रख लेते। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी पतंग लड़ाना चाहते, ढील से काटना आपको या खींच के काटना या अत्ते कर लेना। तो सोच लो। अब आप 13 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला आप तमाम को निकल कर अपने के कोट का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर आ रहा था तो नरेंद्र मोदी की तकरीर के घुसपैठी है और क्या क्या वो बकवास करे। तो हमारे एक हैदराबाद के तेलंगाना के मशहूर शायर हैं, उनका नाम मोइन बम्बू है, मोइन अमर बम्बू। उन्होंने अच्छा लिखे, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, भीगी बारूद को तुम आग लगा दे रहे चिचा, मोटे शीशे की छड़ी आंख पे ऐनक, फिर भी नजरे शीला की जवानी पे लगाए चिचा। ये मैं नहीं बोला, ये मोइन अमर बम्बू बोल रहे हैं। उन्होंने बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, वरना बीजेपी वाले बोलेंगे देखो हमारे हीरो को ऐसा बोल रहे। तुम्हारा हीरो जीरो कर दिया पूरे देश को, तुम्हारा हीरो देश को जीरो कर दिया। और अमेरिका कहता है कि इंडिया जेनोफोबिक है, जो बाइडेन बोल दिए। मोदी उसको इतना गले लपटे कि बस ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या रिश्ता है वो। जो बाइडेन बोल दिया जेनोफोबिक है इंडिया। अब आप बताइए, इतना उनकी खुशामद कर रहे और उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले बोलूँगा कि भारत के आइन को पढ़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में लफ्ज़ फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, भाईचारगी। सबसे अहम चीज़ है। नरेंद्र मोदी उस भाईचारगी को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी भाईचारगी को बरकरार रखिए, अपनी भाईचारगी को ख़त्म होने मत दीजिए। और एक आखिर में, क्योंकि और एक जलसे में जाना है, हैदराबाद के एक मशहूर शायर है हरी सिंह। हरी सिंह ने भी अच्छा बोला। किस पे बोला अब आप तय कर लेना, अब आप सुन के तय कर लेना। हरी सिंह बोले, अम्मा बाबा को भूल गया हो रे, सास ससुरों में घुल गया हो रे, सारी जनता को हौला बना रहा।
हिंदू मुसलमान को लड़ा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता का पैसा बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता। तो जोर से बोलो हौरे। गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। ये दम है। अब 13 के दिन मैं और मामू ने देखना, अरे हौरे कहाँ रे हौरे, तो पूरे बूथ पे नजर आएंगे ना आप लोग, पूरे बूथ पे। और 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा? तीर का जवाब कैसा देंगे और क्या करेंगे? ढील खींच या अत्ते मारेंगे? तो जाइए, खाली बोलिए मत, खाली बोल के मेरे दिल को ठंडक मत पहुंचा दो। एक एक वोट का इस्तेमाल होना। हाँ पहलवान तुम आगे रमनसपुरे से, वेरी गुड, खींचो पहलवान, जरा दबा के खींचो। हाँ दबा के। 13 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करना है, कोई छुट्टी उट्टी मनाना नहीं है। और मैं तो, मुझे कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मालूम हुआ कि शायद पूरे फार्म हाउस गवर्नमेंट बंद कर देंगी, तो गैर जरूरी बुकिंग करा के पैसों का नुकसान मत कर लो, बल्कि एक एक नौजवान 5-5 घर की जिम्मेदारी ले ले कि मैं इन 5 घर के जिम्मेदारों को लेकर बूथ को जाऊंगा। क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हैं? एक नौजवान 5 घर की जिम्मेदारी लेगा कि इन 5 घर के जिम्मेदारों को मैं बूथ को लेकर जाऊंगा और अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा। जवाब दो मेरे भाई जमहूरी तरीके से। याद रखो, नफरत को खत्म करना है तो वोट का इस्तेमाल करो। ये आवाज आपकी है, हैदराबाद की। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की सीटें हैं। ना कांग्रेस ना शरद पवार, अब जो उद्धव ठाकरे नए सेक्युलर बने हैं, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए। एक वहाँ हाँ ठहरो, हाँ जज्बात में आ गए उन, हाँ कैफियत में आ गए तुम, समझ गया मैं। बैठो, जरा गुलाब जामुन खिलाओ उनको। हाँ तो एक भी किसी, हाँ नहीं उन्होंने अपने चाल में छोड़ दो उनको, आते हर जलसे में। नहीं अलग भाई छोड़ दो उनको, अब मेरे दोस्त है, हम दोनों दीवाने हैं, आप लोग अक्लमंद है पूरे। तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए, एक भी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे 10-11 रियासतों में एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी टिकट नहीं दे रहे। दिल्ली में नहीं है। आप बताइए फिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एक माहौल बना दिया गया कि वोट को टिकट दिए तो नहीं जीतते। इंशाअल्लाह ताला आपकी जमात के हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, औरंगाबाद से इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील और किशनगंज से अख्तरुल ईमान बहैसियत MP कामयाब होकर आपकी आवाज़ बनकर जाएंगे इस मुल्क को बचाने के लिए पार्लियामेंट में। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एक एक वोट को समझिए, ये मत समझिए कि अरे इन्हें नहीं डाला तो नहीं। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा, आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा आपको। अगर 100% भी पोलिंग परसेंटेज होता है तो कानूनन उसकी इजाज़त है। तो ये आपको काम करना है और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह बोल रहे डरिए मत, घबराइए मत। अमित शाह साहब, हम किसी के बाप से नहीं डरने वालों का नाम हैदराबाद के लोग हैं। 56 आए चले गए यहाँ पर, हमने सबको देखा। बहुत आए बड़े बातें किए। अरे जिस शहर का नाम हैदर कर्रार की निस्बत पर रखा गया, वो हैदर कर्रार जिसने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया,
हमको फ़ख्र है कि हमारे शहर का नाम हैदर कर्रार के नाम पर हैदराबाद रखा गया और ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट है। आपको बेखौफ होकर पूरे अपने अफराद ख़ानदान के साथ, अपने वाइफ को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपने बहन को लेकर, अपनी माँ को लेकर और आपका बच्चे अगर बालिग हैं उन सब को लेकर पोलिंग बूथ को जाना है। और आपके जितने काम रुके हुए हैं, वो जो प्रजा पालना का फॉर्म डाले हम लोग, जिसमें 500 रुपये का सिलेंडर, 200 यूनिट बरखी के, पेंशन का, घर का, इस पर मजलिस काम कर रही है। मुझे यकीन है कि इंतखाबात के बाद ये मुस्तयकीन को हम लोग पहुंचा सकेंगे। मगर अभी आपके सामने, हमारे सामने टारगेट ये है कि 13 तारीख के दिन एक एक वोट का इस्तेमाल होना और पतंग के निशान पर नंबर 1 सीरियल नंबर 1 पर है। बटन दबाइए, आवाज़ आएगी और उसके बाजू के मशीन में एक चिट्ठी निकलेगी। उस चिट्ठी को 30 सेकंड तक आपको देखना है, उस पर पतंग का निशान होगा। अपने वोट घर डाल के आने के बाद घर में बैठ के भी ज़रा फ़ोन मिलाओ, दोस्तों को बोलो, रिश्तेदारों को बोलो, मियाँ मैं तो अपनी अमानत का इस्तेमाल कर चुका हूँ, अपनी पार्टी को दे चुका हूँ, अब आप जाइए। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक किसी को भी अपनी जगह से हिलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ होना ये चाहिए कि हाँ, ज़ोहर की नमाज होगी, असर और मगरिब का असर की नमाज होगी, मगर उसके हट के आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन बहुत बड़ी तादाद में इस बार मंजलिस को वोट देने वाले इंशाअल्लाह ताला। आज मैं गया था हमारे मुगलपुरा डिवीज़न में, तो वहाँ पर वाल्मीकि समाज के करीब 800,000 लोग अपनी ऊदी पगड़ी पहनकर खड़े हुए थे और इतनी मोहब्बत का मुजाहरा मुझसे किया और सब ने कहा कि ओवैसी साहब, संविधान को बचाना है। मोदी 400 पार की बात करके बाबा साहेब के संविधान को ख़त्म करना चाहता है। वाल्मीकि समाज के लोग बोल रहे हैं अगर मोदी दोबारा 400 लाएगा या इख्तिदार पर आएगा तो फिर दलितों का आरक्षण, रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। मैं सलाम करता हूँ हमारे दलित समाज के उन बहादुरों को जिन्होंने मोदी के 400 पार को समझ लिया कि इनका असली मकसद क्या है। बहरहाल 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाबी से हमकिनार करिए।